Hello, everyone, and welcome back to my channel Learn with Ivara. How are you all? I hope you all are good. आप लोग बहुत खुश हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है इस मौसम में. You're taking good care of yourself. So आज हम कंटिन्यू करेंगे कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन. ठीक है. ओके, आई नो कि हाँ, इस चैप्टर की पहले की वीडियो काफ़ी पहले आई हुई थी, अराउंड लाइक 1 month बैक. बट देर इज अ रीज़न फॉर इट कि मैंने बीच में कुछ अपलोड क्यों नहीं करा, बिकॉज माई एग्जाम्स वर गोइंग ऑन एंड दे वर रियली इंपॉर्टेंट एग्जाम्स. सो आई हैड टू कीप माई फुल फोकस ऑन दोज एग्जाम्स एंड या माई एग्जाम्स वेंट वेल. बाकी नाउ आई बी कंटिन्यूइंग ऑल दी चैप्टर्स एंड होपफुली हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे अभी कुछ दिनों में ही. ओके, एंड आई बी वेरी रेगुलर विद माई पोस्टिंग. ओके, now let's continue with this. Congress as social and ideological coalition. Congress as social and ideological coalition. Social and ideological coalition क्या होता है? Social as in जितनी भी social classes थी, जैसे कि सो कॉल्ड अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, या फिर आप फाइनेंशियली जो भी हाई थे, ठीक है, वो अर्बन ड्वेलर्स, सिटी ड्वेलर्स, ठीक है, इन सब के, और द पुअर वंस जो ओनर्स थे या जो एम्प्लॉयज, सब एक अलग अलग क्लासेस हैं. तो इन सबका कोलिजन, हर टाइप के लोग पाए जाते थे कांग्रेस में. एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन मतलब कांग्रेस की कोई सिंगल आइडियोलॉजी नहीं थी, उसकी आइडियोलॉजी डिफर करती रहती थी. एट दैट टाइम कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो जो थी वो थी ग्रैंड सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी. ओके, ये चीज थी उसकी. तो ना वो राइटिस्ट ना वो प्रॉपरली लेफ्टिस्ट, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी थी. क्यों? क्योंकि वो डाइवर्स आइडियोलॉजीज को एक में अकोमोडेट कर लेते थे एंड बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टिंग नेचर के थे. ठीक है, हमने इस टाइटल का, हमने इस हेडिंग का बेसिक मतलब समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है. ओके, अब है यू हैव ऑलरेडी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ हाउ कांग्रेस इवॉल्व्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिन. वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट ओरिजिन कब हुआ था? 1885 में. ओके, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वन लाइनर्स में पूछा जा सकता है कि कब हुआ था ओरिजिन. ओरिजिन वाज इन 1885. ये आप साइड में भी लिख लो. ठीक है, अब जब ये ओरिजिनेट हुई थी कांग्रेस पार्टी, तो उस टाइम पे ये थोड़े से कंपैरेटिवली जो थोड़े से रिच क्लास के लोग थे, जिनके पास पैसे थे, पावर थी, उनका पार्टिसिपेशन इसमें ज्यादा था. देख लेते हैं क्या क्या था. न्यूली एजुकेटेड, प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल क्लासेस का था. ठीक है, लेकिन लेटर ऑन 20th सेंचुरी तक इसमें ये मास मूवमेंट बन गया काइंड ऑफ. इसमें अलग अलग सोशल क्लासेस, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग पार्ट लेने लगे एंड इंटरेस्ट शो करने लगे, इसका पार्ट बन गए. और उनके चीज ये है कि उनके जो ओपिनियंस थे, उनकी जो आइडियोलॉजीज थी, उनको एक एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करी जा रही थी. ठीक है, ओके. Now this laid basis for eventual transformation into mass political party and its subsequent domination of the political system. अब ये बेसिस ले कर दी गई थी कि ये एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली है, जो कि बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की होगी, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट हाँ कि उसकी पावर ही इतनी थी, उसने इनहेरिट इतनी पावर कर ली थी कि उसके सामने उसका स्टैचर ही बहुत ज्यादा था. प्लस दे हैड अ कैरिस्मेटिक लीडर, जवाहरलाल नेहरू जी, एंड इट वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर देम कि उन्होंने जो भी फ्रीडम स्ट्रगल थी, फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी उनकी लेगेसी थी, उसको इनहेरिट करा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन कांग्रेस पार्टी के नाम से हुई थी. ठीक है, हाई लेवल नेचर के जो भी डिस्कशन थे, कांग्रेस पार्टी जाके उसको रिप्रेजेंट करती थी. ठीक है, तो ये है दस द कांग्रेस, ये हो गया. बट विद एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पहले तो वो था कि पहले अपर क्लास, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलीट के हाथ में थी. बट जैसे जैसे अलग अलग मूवमेंट्स होते गए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होते गए, इसका जो सोशल बेस था वो वाइडन हो गया था. क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मास पार्टिसिपेशन थी हर क्लासेस से, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो थोड़े से फाइनेंशियली लोअर क्लास के लोग हों या फाइनेंशियली बहुत ही हाई क्लास के लोग हो. ठीक है, हर टाइप के लोग, चाहे वो एम्प्लॉयर्स हों, एम्प्लॉयज हों, सब कुछ, उन सब ने पार्टिसिपेट करा था.
तो उसका जो सोशल बेस था वो वाइडन हो गया. इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स whose interests were often contradictory. Peasants and industrialists, urban dwellers and villagers, workers and owners, middle, lower, and upper classes and class, all found space in the Congress. Gradually, its leadership also expanded beyond the further upper caste and upper class professionals to agriculture based leaders with rural orientation. By the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow like. By the time of independence, Congress was transformed into a rainbow like social coalition, broadly representing India's diversity in terms of classes, caste, religion, language, and various interests. ये होने लगा रेनबो लाइक कोलिजन. जैसे रेनबो में बहुत सारे अलग अलग रंग होते हैं, वैसे इसमें भी अलग अलग सोशल क्लासेस थी. रेनबो के अलग अलग रंगों से ये दर्शाया गया है कि अलग अलग सोशल क्लासेस थी, अलग अलग आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करती थी. तो ये सब थे. इसके बाद होने के बाद भी ये सारे आइडियाज को, ये सारी डिफरेंसेस को एक जगह एकोमोडेट करके रखा गया था अच्छे से. ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया. यहाँ तक हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया. हमें इस पैसेज में एक और अच्छे से चीज समझ में आ गई कि ये जो बात कर रहा है ये सोशल क्लासेस की बात कर रहा है. क्या बात कर रहा है कि पहले एक ब्रॉड बेस नहीं था, पहले बस अर्बन एलीट क्लास के जो लोग थे उनकी पार्टी कही जाती थी ये. बट एज टाइम ग्रू एंड जैसे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लेते गए, तब तक ये एक सोशल क्लासेस का कोलिजन पार्टी बन गई थी. ठीक है, ये बात हुई है. तो ये वाला जो ऊपर वाला ये जो पैराग्राफ है ये सोशल क्लासेस के कोलिजन के बारे में बता रहा है. एंड ये जो नीचे वाला है ये आइडियोलॉजिकल के बारे में बताता है. आइडियोलॉजिकल के बारे में कैसे बता रहा है हम वो देखेंगे. Many of these groups merged their identity within Congress. Very often they did not and continue to exist. देखो, कभी ना ये जो अपनी आइडेंटिटी यानी कि जो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात हो रही है ये, तो पहले ऐसा होता था कि ये लोग मर्ज कर देते थे अपनी आइडेंटिटी, मतलब जितना डिफरेंस था ना उसको थोड़ा सा कम कर देते थे. लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि वो नहीं करते थे. वो अपनी आइडियोलॉजी को उस बहुत स्ट्रांगली स्टैंड बाय करते थे उससे, अपनी आइडियोलॉजी से, एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस. ठीक है, को एग्जिस्ट करती थी बहुत सारी आइडियोलॉजीज एक ही पार्टी में. दैट पार्टी वॉज कांग्रेस पार्टी. ठीक है, इन दिस सेंस द कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोलिजन एज वेल. इस सेंस में कांग्रेस जो है वो आइडियोलॉजिकल कोलिजन थी. इट अकोमोडेटेड द रेवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो, ये आपको लिखना होगा. अकोमोडेटेड whom रेवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट, conservative and radical, extremist and moderate, the right, left and all shades of center. इसको उसको इसलिए ना कांग्रेस पार्टी को ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी कहा जाता था. उसके आइडियोलॉजी को ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी कहा जाता था. ठीक है, और ये मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी. ओके, इसकी आइडियोलॉजी थी ये. ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा, हमने ये पढ़ लिया. अब हम देखेंगे नेक्स्ट. ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बात हुई है, स्वतंत्र पार्टी के बारे में बात हुई है, वो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में अच्छे से लाइक एक जगह कंपाइल्ड वर्जन में आपको बता दूंगी. ऐसे अलग अलग पढ़ने से उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा. जब हम एक बार पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, किसकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या कब ओरिजिनेट हुआ, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में एक नोट्स के वर्जन में आपको दिखा दूंगी और आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. ठीक है, और वो इजी वे में आपको समझा दूंगी. बाकी अब हम देखते हैं. लेट्स मूव ऑन with the chapter. Some of these like Congress, Socialist Party later separated from the Congress and became opposition parties. ठीक है, जैसे कि बहुत सारी पार्टीज एग्जिस्ट करा करती थी. कौन कौन सी, जैसे कि ये सोशलिस्ट पार्टी हो गई. ठीक है, ये सब करती थी, लेकिन बाद में जाके ये सेपरेट हो गई फ्रॉम कांग्रेस एंड वो खुद की, जैसे आपने पढ़ा होगा ये जो त्रिमूनल कांग्रेस वगैरह भी, ये सब कांग्रेस का पार्ट थे. तो ये कांग्रेस से अलग होते चले गए. ठीक है, और ये अपनी अलग खुद की पार्टी बना ली इन्होंने. ठीक है, despite the differences regarding the methods, specific programs and policies, the party managed to contain, if not resolve differences and build a consensus. ठीक है, वो साथ थे. अगर वैसे तो प्रॉब्लम सही हो जा रही थी, लेकिन अगर नहीं भी हो रही थी ना सही, तो वो लोग साथ थे और टॉलरेट कर ले रहे थे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज को. अब टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट फैक्टर्स क्या थी. जब इतनी सारी डिफरेंसेस, इतनी सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक साथ होंगी, तो टॉलरेंस और मैनेजमेंट तो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा. एक सेकेंड. ठीक है, क्या जरूरी है सबसे ज्यादा?
टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस. व्हाट आर फैक्शंस? अलग अलग जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स जो विद इन द कांग्रेस थे उसको फैक्शंस कहा जाता था. ठीक है. कोलिजन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ. अनयूजुअल स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि आप कोई भी आइडियोलॉजी निकालो, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू निकालो, ऐसा नहीं है कि वो उस पार्टी में है ही नहीं. अगर कोई लेफ्ट की बात हो रही है, कोई लेफ्ट विंग की बात हो रही है, तो उस पार्टी में लेफ्ट विंग के भी लोग हैं. लेकिन अगर वहीं कोई राइट विंग के बेटर फ्यूचर की बात हो रही है, तो वो उस पार्टी में एग्जिस्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि उस पार्टी में कुछ था नहीं, उसमें डाइवर्स एलिमेंट्स थे और वही उस पार्टी की स्ट्रेंथ थी. ठीक है. इट गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ. फर्स्टली कोलिजन अकोमोडेट्स. तो क्या क्या स्ट्रेंथ थी? कोलिजन अकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट, देयरफॉर इट हैज टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन. मतलब कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन वो अवॉइड करते थे. And strike a balance on almost all issues. Compromise and inclusiveness are great hallmarks. Okay, this is very important. Compromise and inclusiveness are the hallmarks of coalition. This strategy puts the opposition in difficulty. Opposition अब difficulty में आता था कि मुद्दा उठाए तो उठाए क्या. यहाँ तो सभी एग्जिस्ट कर रहा है, सब कुछ चीज को एग्जिस्ट कर रही है, तो हम मुद्दा क्या उठाए, किस चीज का इश्यू बनाए कि आपकी पार्टी में तो ये एलिमेंट अच्छा नहीं है या ये एलिमेंट अच्छा नहीं है, जब इस पार्टी में सारे ही एलिमेंट है. ठीक है. तो कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस. कॉम्प्रोमाइज किस चीज का? कि ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है इस पार्टी का, और इंक्लूसिवनेस है तो ये इसकी स्ट्रेंथ है. इंक्लूसिवनेस अलग अलग को एक्सेप्टेंस नेचर देना. ठीक है. दिस स्ट्रेटजी पुट ऑपोजिशन इन डिफिकल्टी. एनीथिंग दैट द ऑपोजिशन वांटेड टू से वुड आल्सो फाइंड अ प्लेस इन प्रोग्राम्स एंड आइडियोलॉजी. Compromise and inclusiveness, hallmarks of coalition. Anything that opposition wanted to say would also fit in place. ठीक है. जो भी वो बोलना चाहते थे opposition. Secondly, in party that has nature of coalition, there is greater tolerance of internal differences and ambitions of various groups, and leaders are accommodated. First ये था कि कॉम्प्रोमाइज एंड बैलेंस्ड पोजीशन थी. ठीक है. एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेते थे. ठीक है. आपको बता दिया गया. सेकेंडली ये चीज थी, कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यू डूइंग इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस. दैट इज व्हाई इवन इफ द ग्रुप वाज नॉट हैप्पी विद द पोजीशन ऑफ द पार्टी और विद इट्स शेयर ऑफ पार्टी, इट वुड रिमेन इनसाइड द पार्टी एंड फाइट द अदर ग्रुप्स rather than leaving the party and becoming the opposition. पार्टी में रह के कैसे लड़ रहे हैं? अभी आपको फैक्शंस बताए थे कि अलग अलग आइडियोलॉजीज के जो ग्रुप को एग्जिस्ट करते थे उन ग्रुप्स को फैक्शंस कहा जाता था. तो ये जो ग्रुप्स थे अलग अलग आइडियोलॉजी के, ये फैक्शंस आपस में ही लड़ते थे अंदर ही ग्रुप के, विद इन द ग्रुप, rather than उससे बाहर जाने के लिए, क्योंकि उनको बहुत ही वेलकमिंग नेचर से उनको वेलकम करा गया था उस पार्टी ने. ठीक है. These groups inside the party are called factions. These groups inside the party are called factions. The coalition nature of the Congress party tolerated and in fact encouraged various factions. Some of these ideological factions considered very often, these factions were rooted in personal ambitions. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि वहां पे उस टाइम पे कुछ खराब नहीं होता था, होती थी चीजें. पर्सनल ग्रजेस भी होल्ड करते थे लोग, उसके वजह से भी लोग अपने अपने फैक्शंस बना लेते थे. ठीक है. क्या हो रहा है बार बार? दीज ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी, ये हो गया. ओके, डन. ये आपको कवर करवा दिया जाएगा, भारतीय जनसंघ वगैरह. द कांग्रेस, सिंस देयर वाज रूम विद इन द पार्टी फॉर वेरियस फैक्शंस टू फाइट विद ईच अदर, इट मेंट दैट लीडर्स रिप्रेजेंटेड डिफरेंट इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजीज रिमेन विद इन द कांग्रेस rather to go out and form a new party. Most of the state units of Congress were made up to the numerous factions. The factions took different ideological positions, making the Congress appear a grand centrist party. आपको ये वर्ड लिखना है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से आपको मार्क्स मिलेंगे. मैं तब से ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी बोले जा रही हूँ. क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये उस टाइम के जो कोलिएशन के नेचर की पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, उसको स्पेसिफाई कर रहा है, उसको प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. The other parties primarily attempted to influence these factions and thereby indirectly influence policy and decision making from the margins. They were far removed from the actual exercise of the authority. They were not like alternatives to the ruling party. Instead, they constantly pressurized, criticized, censored, and influenced the Congress. The system of factions functioned as balancing mechanism within the Congress. In that sense, in the first decade of electoral competition, Congress acted as both the ruling party as well as the opposition. Opposition क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस कोई एक पॉलिसी लाती है जो कि
प्रो रिच है, ठीक है, प्रो रिच है या प्रो पुअर है, कोई भी। अब जो दूसरी क्लासेस के लोग हैं, जो दूसरी की वेल विशर्स हैं, दूसरे जिसके साथ बुरा हो रहा है, वो लोग इसके ऊपर उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि आपने ये क्यों करा, और वो पार्टी के ही लोग हैं, तो ये ऑपोजिशन का काम कर ही दे रहे हैं ना। तो इसी वजह से कांग्रेस एक्टेड एज बोथ रूलिंग पार्टी एज वेल एज द ऑपोजिशन पार्टी। अब आपसे देखो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाउ डिड द कांग्रेस एक्टेड, हाउ डिड द कांग्रेस acted as both the ruling party as well as the opposition party। कैसे? तब आप उनको क्या बताओगे, आप आंसर में ये बताओगे कि जी वो एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी थी, ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी थी, ये आपको मेंशन करना है। आपको बताना है वो सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिजन से बनी थी, आपको ये बताना है। और आपको बताना है ये जैसा सिस्टम था ये टॉलरेंस पे एंड इंक्लूसिवनेस पे वर्क करता था, ठीक है। एंड द सिस्टम ऑफ फैक्शंस फंक्शनड एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस इन दैट सेंस। यस, ठीक है, ये आपको मेंशन करना है, आपको बता दिया। इसके साथ साथ आपको जो ऊपर जितनी भी चीजें बताई गई हैं कि ये कैसे थे, टॉलरेंस था इसमें, मैनेजमेंट था, ठीक है, टॉलरेंस था, मैनेजमेंट था, कैसे टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट था, कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन अवॉइड हो जाती थी, बैलेंस स्ट्राइक हो जाता था, ठीक है, क्योंकि हर वॉइस को एक प्लेस मिल रखी थी। कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस वर द हॉल मार्क्स ऑफ कोलिजन, ये आपको मेंशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। गुड नेचर ऑफ कोलिजन, देयर इज ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स, ठीक है। कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यूड डूइंग इट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। दीज ग्रुप्स वर पार्टी नोन एज फैक्शंस, ठीक है, बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन। फैक्शंस आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस पे भी थे, सोशल क्लासेस की कंसिडरेशंस पे भी थे, ठीक है। बस डन विद दिस। बाकी ये टॉपिक हो गया, वी नॉट डन विद द चैप्टर येट, नॉट फुल चैप्टर येट। अब आएगा हमारा इमर्जेंस ऑफ ओपोजिशन पार्टीज। पहले तो देखो ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी थी, यहीं पे आपको ओपोजिशन मिल रहा है, यहीं पे आपको रूलिंग पार्टी मिल रही है, तो ये ओपोजिशन पार्टीज का इमर्जेंस कैसे हुआ, ये पढ़ते हैं। As we have noted, it is not that India did not have opposition parties. Opposition parties नहीं होती, तो फर्स्ट इलेक्शंस में सीपीआई जो है उसको कैसे 16 सीट्स मिलती, नहीं मिलती ना। ऑपोजिशन अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये इंडिपेंडेंस से बाद की बात हो रही है, तो ऑपोजिशन पार्टीज एग्जिस्ट करती थी। इट वाज जस्ट दैट कि ये उसका बहुत यूनिक नेचर था कांग्रेस का, कि बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव नेचर का था, ग्रैंड सेंट्रिस्ट था, बट ऑपोजिशन पार्टीज एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। While discussing the results of election, we have already come across the names of many parties other than Congress. Even then, India had a large number of diverse and vibrant opposition parties. Some of these had come into being even before the first general election of 1952. Some of these parties played an important part in the politics of the country in the 60s and 70s. The roots of almost all non-Congress parties of today can be traced to one or the other opposition parties of 1950s. All these opposition parties succeeded in gaining only a token of representation in Lok Sabha state assemblies during this period, yet their presence played crucial role in maintaining democratic। देखो अगर एक ही पार्टी हो तब तो डेमोक्रेटिक नेचर को तो बहुत ही बड़ा थ्रेट है, तो इसीलिए डेमोक्रेटिक नेचर की मेंटेनेंस के लिए ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता था, ठीक है। These parties offered a sustained and often principled criticism for the policies or practices of Congress party. This kept ruling party under check, क्योंकि वो कुछ भी आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं ले सकती थी, उसको चेक में रखता था, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता था, क्रिटिसाइज करता था। अंडर चेक एंड ऑफन एक्सचेंज द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कांग्रेस बाय कीपिंग देम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव अलाइव। अगर अच्छे से वर्क नहीं करती कांग्रेस तो लोग क्या पता सीपीआई को वोट करते, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और जितनी भी आज के ज़माने में पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब सारी पार्टीज, आम आदमी पार्टीज तो ये नॉन करप्शन मूवमेंट से निकली है, लेकिन ये जितनी भी नीतीश जी की पार्टी है, ठीक है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, सारी पार्टीज जो भी अपोजिशन में है, ये सारी पार्टीज ये आई थी, इमर्ज हुई थी 1950s के टाइम पे हुई थी, अपना रूट वो वहीं से पाती है, ठीक है।
These parties prevented resentment with the systems from turning anti-democratic. These parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in shaping of our country. In the early years, there was a lot of mutual respect. पहले के समय में बहुत ही ज्यादा mutual respects of the leaders in Congress थे एंड दोज ऑफ ऑपोजिशन. अब के जमाने में तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, बट पहले के जमाने में बहुत ही एथिकल लोग थे, बहुत एथिक्स थे सब में और अच्छे से बात करते थे. द इंटरिम गवर्नमेंट दैट हैड रूल्ड द कंट्री आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंक्लूडेड ऑपोजिशन लीडर्स लाइक डॉक्टर अंबेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी in the cabinet. Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party. प्राइम मिनिस्टर होके भी फॉन्डनेस अपनी जता रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी के लिए. तो देखो कितना एक्सेप्टिंग नेचर था और कितने एक स्पोर्ट्समैनशिप थी. ठीक है. And invited socialist leaders like Jayaprakash Narayan to join his government. This kind of personal relationship with the respect for political adversaries declined after the party competition grew more intense. Thus, the first phase of democratic politics in our country was quite unique. The inclusive character of the national movement led by the Congress enabled it to attract different sections, groups, interests. इतना ज़्यादा grand centrist क्यों थी? तो the inclusive nature of national movement led by the Congress enabled it to attract different sections, groups and interest, making it broad based social and ideological coalition. ये वही बात हो गई कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जो भी लेगेसी थी उसको इनहेरिट करने वाली बात. द की रोल फॉर कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल दस गेव इट हेड स्टार्ट ओवर एज एबिलिटी of the Congress to accommodate all interests and all aspirants for political power steadily declined. Other political parties started gaining greater significance. Thus, Congress dominance constitutes only one phase of the politics of the country. We shall come to the other phases in the later parts of this textbook. ठीक है जी. And with this, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. ये क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे, बट खुश रहिए फॉर नाउ क्योंकि आपका चैप्टर खत्म हो चुका है. इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड विल बी बैक रियली सून. अब हम ये जितने भी चैप्टर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही रेगुलरली पोस्ट करेंगे. सो स्टे अपडेटेड एंड कोई भी अगर आपके सजेशंस हैं या आपके फीडबैक हैं या आपको कोई हेल्प चाहिए अबाउट योर एग्जाम्स और एनीथिंग, एग्जाम्स के बारे में या एग्जाम प्रेशर हैंडल करने के बारे में, बोर्ड्स में क्या होगा, कोई भी डाउट है आपको एग्जाम रिलेटेड, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें ऑन Evara 1017. आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड या बाय. थैंक यू.